नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को अपने सभी साथियों के साथ में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग, और वर्ल्ड मैपिंग में हम लोगों ने साउथ अमेरिका पढ़ा था, है ना। और उसके अंदर कुछ बातें रह गई थी जिन्हें आज, हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया साथियों कि यहां पर हम लोग कल तक पढ़ चुके थे कि साउथ अमेरिका कहां पर है, और साउथ अमेरिका की लोकेशन हम लोग सब जो सीख चुके थे, है ना। कौन से एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आइए मेरे साथ में शुरू करते हैं, और क्विक रिवीजन के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। कल तक जितना पढ़ा था देखते हैं कितना आप लोगों को याद रहा, बताते चलिए साथियों। ये आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है। जल्दी जल्दी से हम इसके अंदर रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट लिखता चल रहा हूं, आप मुझे बताते चले। हाँ भाई, ए पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चलिए मैं कुछ मार्किंग कर देता हूं, आप लोग उस हिसाब से मुझे बताते चलिएगा, है ना। मार्किंग में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, जल्दी बताते चलो। ये हो गया आप लोगों के अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इस्थमस ऑफ पनामा, कैरेबियन सी। आप लोग भी बोलते चलिए, अगर मतलब आप लोग वो नहीं कर पाए, पूरा पूरा टाइप ना कर पाए, तो जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में जैसे कैरिबियन सी को सी एस लिख दिया, ऐसे लिखते चल सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक चर्चा और की थी नीचे की तरफ कॉन्टिनेंट्स में। इस तरफ कौन सा है? अंटार्कटिका है ना। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये हमें पता चल गया था। हमने एक बात और की थी, और वो ये थी कि भाई ये इक्वेटर पर पड़ने वाला कॉन्टिनेंट है, ठीक है बेटा। इक्वेटर पर पड़ रहा है तो ये इक्वेटोरियल हो गया। और यहां पर एक देश था जो इक्वेटर पर पड़ा था, उसका नाम क्या था जल्दी से बताइए। जो साउथ अमेरिका के अंदर स्थित था, क्या नाम था बेटा उसका? इक्वाडोर था, है ना। इक्वाडोर हमको यहां पड़ गया था। इक्वाडोर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहां एक देश है, उसका नाम बताओ जल्दी से। सी से शुरू होता है, कोलंबिया देश है ना बेटा। कोलंबिया से ऊपर की तरफ यहां पर एक देश है जो तेल के मामले में बहुत ही जबरदस्त है, उसका नाम वेनेजुएला है। आप इनिशियल लेटर्स भी लिख दीजिए, मैं ना, आप इतना टेस्ट टाइप ना भी कर पाए, इनिशियल लेटर्स लिख दीजिए, कोई बात नहीं, है ना बेटा। वेनेजुएला है, हाँ जी। वेनेजुएला के जस्ट बगल में एक देश है जिसका नाम फ्रेंच से मिलता हुआ जुलता है, गुएना है, जी है ना, गुएना है। उसके बाद में एक देश है जहां के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आने वाले थे, है ना। उसका नाम क्या हो गया बेटा? सूरीनाम हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एक देश है जहां से हम लोग क्या लॉन्च करते हैं? रॉकेट लॉन्च करते हैं, उसका नाम फ्रेंच गुएना हो गया बेटा, है ना। अच्छा, यहाँ पर ब्रिक्स राष्ट्रों का एक मतलब वो है, सहयोगी है, उसका नाम क्या है? ब्राजील है ना। ब्राजील हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से नीचे की तरफ यहाँ पर एक देश है जिसका नाम अर्जेंटीना है ना। अच्छा, यहाँ पर दो लैंडलॉक कंट्री हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में हमने कैसे याद किया हुआ है? बी और पी। बी फॉर बोलिविया, पी फॉर पराग्वे, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी प्रकार से यहां पर एक बिल्कुल मुहाने पर, इस जगह पर एक देश है जो कि लैंडलॉक नहीं है, इससे मिलता जुलता, उसका नाम उरुग्वे है बेटा, है ना। हाँ, इस तरफ एक देश है बेटा, उसका नाम बताओ क्या है? जस्ट चिल, है ना। जस्ट चिल यानी चिली, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ यहां पर साथियों एक देश है, उसका नाम पी फोर पेरू, ठीक है। यहां तक हमको समझ में आ गया था, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक बातें कल तक हम सीख चुके थे। अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकल फीचर आगे की तरफ बढ़ाते हुए पहुंच रहे हैं। अच्छा, हमने बेटा एक बात और पढ़ाई थी आपको, एंडीज पर्वतमाला के बारे में। बताओ, एंडीज पर्वतमाला कितने देशों में से होकर गुजरती है? जल्दी से बताओ। 7 देशों में से होकर गुजरती है। क्या वो बेटा ब्राजील से होकर गुजरती है क्या? ब्राजील से होकर गुजरती है क्या? नहीं गुजरती है, ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी गुहा है? आकांक्षा गुहा, है ना, आकांक्षा गुहा, ठीक है। अच्छा, वो कौन से देश में स्थित है बेटा? वो कौन से देश में स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। ये देखिए, धमाधम धमाधम आप बिल्कुल सही आंसर देते चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं अपन, है ना। एक तो हमको ये लेटी हुई लाइन दिखाई दे रही है जिसका नाम क्या है? इक्वेटर है। और एक हमको यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दिखाई पड़ रही है ना। इक्वेटर भी दिख गई और कैप्रिकॉन भी दिख गई। इक्वेटर और कैप्रिकॉन दो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। अब आपको यहां से आगे की बात बताता हूं। आपको पता है जहां इक्वेटर होती है, हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो पूरे महारथी हैं इस बात के, लेकिन जो नए हैं वो जरूर सुने। जो इक्वेटर होती है वहां पर
रोज शाम 4 बजे बारिश होती है, 4 PM, है ना? कोई 8 PM नहीं, कोई 10 PM नहीं, सीधा 4 PM क्या होती है? बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटर के आसपास जितनी भी पानी वाली जगह होती हैं, देखिए ये वाटर है, यहाँ पे ये वाटर भरा हुआ है यहाँ पे, तो जहां से वाटर है वो वेपर बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है। और वेपर क्या करता है? आपसे रोजाना वेपर बना और आसमान में चला गया, और आसमान में चला गया और वहां से उसने एक वाटर साइकिल पूरी कर ली। जो नीचे से ऊपर गया है वो ऊपर से नीचे आया बेटा, और ऊपर से नीचे आकर के वो कहाँ गिर गया? वो जाकर के गिर गया इक्वेटर के ऊपर। कहाँ गिर गया बेटा? इक्वेटर के ऊपर आकर के गिर गया। ठीक है, इतना ज्यादा गिरता है, इतना ज्यादा गिरता है कि इसकी वजह से यहाँ पर फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं, है ना? मतलब बहुत तेज बारिश होती है। तेज बारिश होगी तो घने जंगल होंगे, तो घने जंगल होंगे तो बेटा इसी जगह पर एक जंगल बनता है जिसका नाम है अमेजन जंगल। क्या नाम है उसका? अमेजन के जंगल। ठीक है बेटा। अच्छा, अब पानी बरसा है तो बहेगा भी, और बहकर कहाँ जाएगा? बह करके समुद्र में गिरेगा। तो जिस रास्ते से वो जाएगा उसी का नाम है अमेजन रिवर। क्या नाम है? अमेजन रिवर। तो ये जो अमेजन रिवर है मेरे प्यारे साथियों, ये इन्हीं कारणों से बन करके आई है। अच्छा, कल हमने 2 बातें और सीखी थी बेटा। क्या सीखी थी? कि यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला 7 देशों में है, ये तो समझ में आया था, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 2 ऊंची जगह और थी। एक का नाम गुइनिया हाईलैंड था और एक का नाम ब्राजीलियन हाईलैंड था। ठीक है बेटा। तो गुइनियन और ब्राजीलियन ये भी यहाँ पे साउथ अमेरिका की बाकी बची हुई नदियों के सोर्स हैं, यानी इनकी वजह से भी पानी आता है। ठीक है बेटा, हमने ये सारी बातें आपको अच्छे से पढ़ा दी थी। देखो, नदी जहां से पानी इकट्ठी करती है ना बेटा, ये देखो, यदि ये अमेजन रिवर है तो इस अमेजन रिवर में आप अगर नोटिस कर रहे हैं तो आपको देखो अच्छे से समझ में आएगा। ये हाईलैंड दिखाई दे रहा है, गुएना हाईलैंड दिखाई दे रहा है ना? यहाँ देखो आपको ब्राजीलियन हाईलैंड दिखाई दे रहा है, और देखो आपको यहाँ पर हल्का हल्का सा एक निशान दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर का। उसको देख के ही पता चल रहा है कि देखो एंडीज की तरफ से पानी आ रहा है, इन गुएना की तरफ से आ रहा है, इधर की तरफ से आ रहा है, इधर की तरफ से पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊंचाइयों पर जो पानी बरसा है वो नीचे की तरफ आएगा। तो बेटा ये सारी की सारी जगह जो होती हैं, अब देखो ये ग्रीनरी आपको दिख रही है, तो ये ग्रीनरी क्यों बनी? क्योंकि ऊंचाइयों से जो पानी आया वो यहीं आकर के गिरा। तो ऊंचाइयों से आने वाले पानी के कारण हम इसे क्या कह रहे हैं? बेसिन कह रहे हैं, है ना? तो बेसिन का मतलब समझ में आया बच्चों आपको? बेसिन का मतलब नदी जहां से पानी अपना इकट्ठा करे। बेटा हाईलैंड और प्लेट्यू एक ही चीज है, इवन शील्ड भी एक ही चीज है। ठीक है ना? एकदम सिग्निफिकेंटली अगर पता चले कि ये जगह ऊंची है तो प्लेट्यू है। हाईलैंड वो स्थान जिसको कि आपने अधिवास में भी काम ले लिया, लोग उस पर रह भी रहे हैं, तो हाईलैंड है। शील्ड एक ऐसा स्थान जिसका ओर और छोर पता ना चले लेकिन औरों से तुलना में पता चले कि हाँ ये ऊंचा है, तो मेरे प्यारे साथियों उसे आप लोग क्या कह देते हैं? शील्ड कह देते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझिए, हाईलैंड थोड़ी ऊंची जगह हो गई, उससे ज्यादा बड़े स्थान में जो ऊंचा स्थान है वो शील्ड कहला दिया, जैसे कैनेडियन शील्ड है, ब्राजीलियन शील्ड है। बिल्कुल इस प्रकार से। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये रिवर अपने साथ में बहुत ज्यादा पानी लेके जाती है। पानी के कारण यहाँ पर जंगल बनते हैं, और जंगल जो हैं वो बहुत घने जंगल हैं। दिमाग में कई बार हमारे ये सवाल आता है। क्या सवाल आता है? बोले सर एक बात बताओ, इक्वेटर केवल कोई यहीं से थोड़ी गुजर रही है, मतलब इसी जगह से थोड़ी गुजर रही है जो यहीं पर पानी बरस रहा है। इक्वेटर तो यहां भी गुजर रही है, तो सर पानी तो यहां भी बरसना चाहिए, टेक्निकली तो सर यहां पर भी बारिश होनी चाहिए। आंसर है बिल्कुल यहां पर भी मेरे प्यारे साथियों बारिश होती है। और इस जगह को हम क्या कहते हैं? कॉन्गो बेसिन, यानी पानी ले जाने के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो अमेजन नदी जिसपे आपने यहां देख लिया, ठीक है, दूसरी नदी कॉन्गो नदी, वो भी इसी कारण से क्योंकि वो इक्वेटर पर पड़ रही है। ठीक है, फिर आप पूछेंगे सर इक्वेटर तो आपके इस समय इंडोनेशिया, ये वाली जो जगह मलेशिया, इनसे होकर के निकल रही है। बिल्कुल बेटा, तो ऐसी स्थिति में बेटा यहां पर नदियां तो क्योंकि समुद्र बिल्कुल नजदीक है तो कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट रिवर तो आपको यहां नहीं दिखी, लेकिन यहां पर फॉरेस्ट आपको खूब अच्छे से पता चले। और जब आपको पता चले तो ये वही जगह है जहां पर क्या पैदा होता है? जहां पर पाइन पैदा होता है ना?
पाम पैदा होता है, पाम। अगर आपको याद हो तो हम लोग पाम ऑयल यहां से आयात करते हैं, है ना। पाम ऑयल कैसा, पाम कैसा पेड़ है, सदाबहार पेड़ है। सदाबहार बोले तो उन जगहों पर पैदा होता है जहां बारिश बहुत अच्छी होती है ना। तो आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे श्रीलंका, इसमें भी पाम ऑयल पैदा होता है, यानी पाम पैदा होता है जिसका ऑयल निकाला जाता है। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं आता हूं, तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर आया अमेजन के फॉरेस्ट मैंने आपको दिखाए। आपके मन में से कईयों के क्यूरोसिटी जगेगी कि सर अमेजन के फॉरेस्ट दिखते कैसे हैं, सर आप वो भी दिखा दीजिए। तो चलिए मैं आपको अमेजन के फॉरेस्ट भी दिखा ही देता हूं। उससे आपको अंदाजा ये लगेगा कि अमेजन के फॉरेस्ट को दुनिया के फेफड़े क्यों कहा जाता है। क्योंकि फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो जगह है जो कि दुनिया को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दे रही है ना। तो अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं वो दुनिया को इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कि कुछ आंकड़े तो इस बात के बारे में भी बोलते हैं कि दुनिया के अंदर 33% तक जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 33% तक, कुछ आंकड़े ऐसा भी बोलते हैं कि 33% कई बार ऑक्सीजन जो है वो अमेजन के जंगलों से पैदा होती है। जरा आप इन जंगलों को खुद भी देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या सर वाकई में ऐसा होता है क्या। आप इससे अंदाजा लगाइए, इतना डेंस फॉरेस्ट यहां पर है साथियों, है ना। तो ये जो डेंस फॉरेस्ट आपको दिख रहा है, ये डेंस फॉरेस्ट दिखाता है। और अगर मैं आपको और करीब से इस दृश्य को दिखाऊं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इतना डेंस है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर साथियों बहुत ही घनघोर जंगल है। घनघोर से मतलब हुआ कि यहां पर आप इस बात को सोच करके अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बारिश इतनी सघन है और सघन बारिश जो होती है वो यहां पर जंगल के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सांप दैट इज एनाकोंडा वो यहीं पाया जाता है, ठीक है बेटा। यहां पर ही पाया जाता है। एनाकोंडा जो है ना वो यहीं पाया जाता है। अब आप सोच के देखो, ये अमेजन के फॉरेस्ट हैं, आप इसकी डेंसिटी अंदाजा लगाओ अब आप, है ना। ये ऐसी जगह है साथियों कि यहां पर लोग, मतलब आप देख रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगाएं इस फोटो को देख करके कि ये सूरज की रोशनी है जो नीचे आने के लिए, ऐसे क्षेत्रों में आने के लिए तो स्ट्रगल ही कर रही है ना। तो आप इनको दुनिया के फेफड़े दैट इज लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, है ना। तो आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्यों लगा? आपको तो फीलिंग आ गई कि सर वाह कितनी जबरदस्त जगह है। आपको पता है यहां पर ये जो है ना एपीफाइट्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें आप अधिपादप कहते हैं। अधिपादप का मतलब होता है जो एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ पैदा हो जाए, है ना। आप देखिए बड़े पेड़ तो बड़े पेड़, इनके ऊपर ये जो छोटे छोटे से आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं दैट इज एपीफाइट्स, मतलब एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़, अधिपादप, हिंदी में अधिपादप बोलते हैं। अच्छा, अब आपको तो फीलिंग आ रही है कि वाह कितना अच्छा प्लेस है, एक ने तो कह भी दिया कि मैं जाना चाहता हूं, है ना। लेकिन आपको पता है यहां पर साथियों मुसीबत इस बात की है कि यहां पर रहने वाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। कैसे सुविधाएं हो? अब भाई अगर मान लीजिए कि कोई यहां पर खेती बाड़ी करना चाहे, है ना, तो वो कहां पर खेत ढूंढेगा, क्योंकि उसके पास तो जगह ही नहीं है ना। आप अब जंगल को हटाएंगे तो वैसे इशू हो जाएगा। अच्छा, दुनिया में एक सिद्धांततः एक चीज पाई गई है, और वो क्या है? दुनिया एक चीज को देखती है, नोटिस करती है, और वो क्या है कि जो कनाडा वाला शील्ड है ना वो बहुत ज्यादा मिनरल्स से रिच है। मैंने आपको पहले भी बताया है कैनेडियन शील्ड मिनरल्स से रिच है, और इस बात के प्रमाण भी खूब सारे मिल चुके हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही साथियों मैंने आपको अभी हाल बताया कि ब्राजीलियन शील्ड भी है। अब जब ब्राजीलियन शील्ड भी है तो टेक्निकली तो ब्राजील में भी बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने यहां पर जो छोटा नागपुर का पठार है वो बहुत सारे मिनरल्स का सोर्स है, और उस छोटा नागपुर पर बहुत सारे जंगल भी हैं, जिस कारण से हमारे यहाँ के लोग विरोध करते हैं, है ना भाई। छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, छोटा नागपुर का जो पठार है वहीं पे तो नक्सलवाद है। क्यों? क्योंकि वहां पर अक्सर जो ग्रामीण लोग हैं वो सरकार को वहां से कुछ भी निकालने नहीं देते, है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही ब्राजीलियन क्षेत्र के साथ है। यहां पर भी वही चीज है कि ब्राजील को पता है कि हमारे नीचे ब्राजीलियन शील्ड है। देखिए आपको यहां से पता चल जाएगा, यहां से मैंने दिखाया था ना बेटा आपको, ये रहा ब्राजीलियन शील्ड और ये ब्राजीलियन हाईलैंड। इन्हें पता है कि हमारे यहाँ खूब जगह है और खूब मिनरल्स निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी या तो मिनरल निकालने नहीं देते
और कुछ निकाल लेते हैं तो उन लोगों के लिए फिर मुसीबत हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनजीओज जो हैं वो धरना देने बैठ जाते हैं कि साहब आपने जमीन काट ली, मतलब आपने पेड़ काट लिए और जंगल को नुकसान पहुंचा दिया, सब मर जाएंगे। हाँ, बेयर ग्रिल्स यहीं पर आता है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने अब यहां पर एक चीज तो ये देख ली। अच्छा, दूसरा, जब हम लोग ये सब बातें पढ़ रहे होते हैं तो यहां पर कुछ हमको लोकल मैदान के नाम भी याद करने पड़ते हैं। आप लोगों को कुछ याद हो या ना हो, लेकिन आपको दो नाम बहुत ही कॉमन तरीके से याद होते हैं। पता नहीं ये इतना प्यार है इन दोनों में। एक का नाम है प्रेरी और एक का नाम है पंपाज। ये बचपन से हम लोगों को प्रेरीज, पंपाज और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है उसको सवाना याद रहता है ना। प्रेरीज, पंपाज और सवाना, ये तीन नाम है जो हमको अक्सर याद रहते हैं ग्रासलैंड के, याद है ना। ये दोनों में राइमिंग सी है, ऐसा लगता है कि प्रेरी ने पंपा कर दिया है ना। तो प्रेरी पंपा जो है बड़ी वाली फीलिंग देता है हम लोगों को। अब लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर पाए जाने वाले जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें ना केवल प्रेरीज और पंपास बल्कि और भी हैं। हालांकि मैं अलग से आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें दुनिया भर के सारे ग्रासलैंड्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी दुनिया के ग्रासलैंड्स हैं वो सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर भी फिलहाल के लिए इतना सा याद कर लीजिए कि पंपास वाला जो क्षेत्र है ये मेरे प्यारे साथियों अर्जेंटीना में पाया जाता है। चलो अब मैं एक ज्योग्राफिकल चीज सिखाता हूं। आप इस मैप को देखें। आपने इस मैप को अगर देखा तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो आपको नजर आ रही है। आपने यहां पर देखा होगा तो आपको यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नजर आ रही है। ठीक है, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को ध्यान से देखते हैं तो आपको फीलिंग कुछ इंडिया जैसी आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर तुरंत आपको फीलिंग आ जाएगी। ठीक है ना, आपको यहां पर फीलिंग क्या आ जाएगी कि यार इंडिया जैसी फीलिंग। क्यों इंडिया जैसी फीलिंग आ जाएगी? क्योंकि इंडिया में भी इसके जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर आप देखो, आपने जिस प्रकार से यहां पर आपने देखा कि अपनी ये इक्वेटर निकल रही है, इक्वेटर से 23.5 नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अब इससे 23.5 ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, है कि नहीं? अर्थ तो बिल्कुल इसी प्रकार से बची हुई है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन, इन पर एक जैसा ही माहौल पाया जाता है, एकदम एक जैसा माहौल पाया जाता है। तो जिस प्रकार से हमको यहां का माहौल दिख रहा है ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया से भी गुजरती है। तो कैप्रिकॉन में जैसा माहौल है वैसा ही हमारे यहां पर पाया जाता है। तो अर्जेंटीना में जिस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं वैसे ही अपने यहां भी पाई जाती हैं। यानी कि अपने यहां पर भी वैसे ही पौधे पाए जाते हैं जैसे गेहूं का जो मतलब इसीलिए अर्जेंटीना बहुत बड़ा, मतलब एक प्रकार से समझिए कि अन्न प्रोड्यूसर क्षेत्र है। ठीक है ना, अनाज का प्रोडक्शन करने के लिए जाना जाता है क्योंकि इंडिया जैसा ही यहां का सारा मामला है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको समझ में आ गया? तो ये सारी बात हम लोगों ने सीख ली है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाएं तो देखो बेटा, इक्वेटर हमने बीच में से गुजारी। देखो आप इसको ऐसे समझिए, आपने इक्वेटर बीच में से गुजारी, इससे 23.5 इस तरफ आपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देख ली। अब देखो थोड़ा ऊपर की तरफ चलो, इस तरफ। अगर आप ऊपर की तरफ चल रहे हो तो 23.5 जो मकर रेखा है वो ऊपर से निकल के जा रही है नॉर्थ अमेरिका से, है ना। मैं आपको ओरिजिनल मैप दिखाता हूं, देखिए। अगर आप इसे देखें तो यहां से देखिए आप, ये रही कर्क रेखा, ये नॉर्थ अमेरिका से निकल के जा रही है। देखो ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जा रही। ठीक है, अच्छा अगर अपन डिग्रीज के हिसाब से चलें तो देखो कर्क रेखा ये गुजर रही। अब आप कॉमन सेंस लगाना, देखो इक्वेटर तो ठीक थी, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इस जगह के आसपास बताओ क्या होगा। देखो इस लाइन को मैं खींच रहा हूं, ये देखना बिल्कुल पैरेलल खींच रहा हूं, थोड़ा बहुत गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर देना। ये देखो दिख गया? अच्छा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो जोन है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंडिया का है कि नहीं? अच्छा, और इंडिया में भी ये क्षेत्र इक्वेटर के बिल्कुल उतना ही दूर है जितना ये दूर है। यानी कि यहां पर भी ट्रॉपिकल रीजन पाया जाएगा। भाई होने को तो ट्रॉपिकल यहां तक है पूरा, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा दबाव इस बात का है कि वो 23.5 जैसा दिखे कि एवरग्रीन जैसा दिखे। 23.5 जैसा दिखे कि एवरग्रीन जैसा दिखे, तो बीच का सा दिखता है ये। होने को ये भी जंगल जैसा ही है, लेकिन डेंस फॉरेस्ट नहीं है इंडिया में जैसे होता है। जैसे
इंडिया के अंदर सदाबहार वन जो हैं वो केरल के वेस्टर्न कोस्ट पर कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, मतलब अपना जो वेस्टर्न घाट है उसकी भी वेस्टर्न वाली साइड में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है, एवरग्रीन। ऐसे ही एवरग्रीन जो है वो आप लोगों के अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। अब एग्जैक्टली लेकिन जो आपके चाय की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है, रबड़ की खेती होती है, ये कौन से क्षेत्रों में हो रही है? इन्हीं क्षेत्रों में तो हो रही है। इधर देखिए, चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी बड़ी आनंददायक है। कैसे? इधर देखिए, ये पूरा क्षेत्र इंडिया में कॉफी उत्पादन के लिए, रबड़ उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए जाना जा रहा है कि नहीं? एग्जैक्टली इनके यहां पर भी ऐसा ही है। और इनके यहां पर इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको इन्होंने एक लोकल नाम से, किस नाम से? लानोस नाम से पुकारा हुआ है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो हमारा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इनके यहां वो लानोस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली यहां पर मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पंपास पढ़ लिया, यहां पर लानोस पढ़ लिया। इवन इस ब्राजीलियन हाईलैंड पर भी कैंपोस पाया जाएगा, पैम्पोज और कैंपोज, कैंपोस पाया जाएगा। वो मैं आपको अलग से जब फील्ड्स पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। क्लियर? चलिए, तो यहां तक की सारी बातें हमको क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है साथियों, है ना, ब्राजीलियन हाईलैंड मैंने आपको सब बता दिया। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी के रूप में थोड़ी सी बातें और देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम और करता हूं, इसे देखें आप, इधर देखिए। आप अगर थोड़ा और जूम करेंगे तो आपको एक चीज और दिखाई देगी, और वो क्या है साथियों? इधर देखिए, आपको यहां पर एक रिवर दिखाई दे रही है, इसे देखें आप। देखिए, यहां से एक रिवर आ रही है, दैट इज पराग्वे रिवर। इधर देखो, आ रही है। यहां तो कंट्री था ही, इसका नाम पराग्वे था ही, यहां पर उरुग्वे था ही। तो पराग्वे, उरुग्वे, ये वाला अर्जेंटीना वाला साइड, ये उरुग्वे वाला था ही, ये वाला अर्जेंटीना। तो यहां से देखो कि पराग्वे आ रही है, इधर से पराना आ रही है, पराग्वे और पराना, और ये रियो डेला के पास आकर के पानी में गिर गई। तो पराग्वे से नदी आ रही है, पराग्वे ही नाम है। आ गई बात समझ में? उठने को तो वो वहीं से ब्राजील से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन वो पराग्वे को पानी देते हुए आ रही है, ठीक है, और यहां से आकर के वो इस तरफ गिर रही है। हाँ जी, कुछ विद्यार्थी जो हैं वो बफर की शिकायत कर रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए पूछ लेता हूं, बताएं क्या मैं आपको सुनाई से ऐसे सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? अधिकांश लोगों को तो मैं सही से सुनाई दिखाई दे गया, ठीक है, चलिए परफेक्ट है। हाँ जी, इसके अलावा जिन्हें सुनाई दिखाई नहीं दे रहा हूं उनको इंटरनेट की क्वालिटी थोड़ी सी चेक कर लेनी चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत बफर अगर आ भी रहा हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, आप नोटिस करें इस चीज को। आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है, लिखा हुआ एक मरुस्थल है साथियों यहां पे, और वो क्या है साथियों? मरुस्थल है, और उसका नाम क्या है? पैटागोनिया। और एक मरुस्थल साथियों यहां पर है, देखिए, जिसका नाम क्या है? अटाकामा। तो देखो, इसका एक सिंपल सा वो बनाते हैं अपन, क्या है? आटाकामा पैटागोनिया। क्या नाम? आटाकामा पैटागोनिया। आटा कम है इसलिए पेट हमारा चला गया है, आटा कम है, पेट चला गया है, और ये दोनों ही जस्ट चिल कर रहे हैं। ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? जस्ट चिल, यानी चिली के अंदर है, ठीक है। चिली, और चिली के इस तरफ कॉर्नर पर अर्जेंटीना, तो चिली और बॉर्डर पर पैटागोनिया यहां पर, ठीक है। तो आटा कम पैटागोनिया, चिली के अंदर अटाकामा, और चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पर पैटागोनिया, ठीक है। याद रख लिया हम लोगों ने? ठीक है, तो हमने ये सारी बातें भी याद रख ली, ठीक है। इसके अलावा कौन सा क्षेत्र किस चीज के लिए जाना जाता है, एक बार के लिए हम वो भी देख लेते हैं। जैसे इधर देखिए साथियों, आपके सामने कुछ चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं, आप इन्हें नोटिस करें। जैसे अगर मैं बात करता हूं एशिया की, तो एशिया के अंदर साथियों आयरन ओर और लेड, इन दोनों के लिए चाइना और इंडिया वाला रीजन रिकॉग्नाइज किया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम बात करते हैं साथियों इसी प्रकार से साउथ अमेरिका की,
तो ये आयरन ओर और टिन के लिए जाना जाता है। आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जिस प्रकार से कैनेडियन शील्ड खास है वैसे ही ब्राजीलियन शील्ड खास है, और ब्राजीलियन और बोलीविया का पठार किस चीज के लिए जाना जा रहा है? आयरन ओर और टिन के लिए जाना जा रहा है। आपको पता है अगर आप इस फोटो को ढंग से देखें तो बहुत सारी बातें पता चलेंगी। यहां पर लिखा हुआ है ना ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि यहां पर प्रॉपर तरीके से प्लेट्यू क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा, ये एंडीज पर्वत जहां जहां पर है, ऊपर पेरू नीचे चिली, ये दोनों ही कॉपर कैपिटल बने हुए हैं। इवन चिली को तो दुनिया का कॉपर सप्लायर कहते हैं, कॉपर कैपिटल कहते हैं, कि दुनिया को कॉपर देने वाला जो है वो यही है। क्लियर, अच्छी बात है। इसी प्रकार से साथियों अगर आप देखें तो यहां पर, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं आपको, हाल ही में ये जो ब्राजील है, ये ब्राजील चीनी के मामले में, शुगर के मामले में भी किससे आगे निकल गया है? क्यूबा से आगे निकल गया है। यानी कि वर्तमान समय का जो अपन जिसको ये कहें कि शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड कहें, तो मेरे प्यारे साथियों वो वर्तमान में ब्राजील है, क्योंकि यहां पर जो है वो चुकंदर से भी, चुकंदर होता है ना, उसको कुछ कौन सा वो कहते हैं आप, मैं भूल गया, है ना, उसके माध्यम से भी यहां पर शुगर पैदा की जाती है, शुगर केन के अलावा भी। ठीक है ना, बीट, हाँ, है ना, बीट रूट के माध्यम से भी। ठीक है बेटा, पेट्रोलियम के बारे में मैंने बता ही दिया। दुनिया का लगभग 20% तेल कहते हैं वेनेजुएला के पास है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल है यहां पर। अब यहां पर, हाँ भाई, क्या नाम था उस झील का, दोबारा से बताइएगा, कौन सी झील है वो? मराकाइबो लेक। ठीक है, ऐसे ही साथियों इसके बगल में कोलंबिया, और कोलंबिया के बगल में इक्वाडोर, ये पूरा की पूरा तेल से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने एक कॉमन सी बात निकाल करके बता दी। लिथियम के ट्रायंगल यानी लिथियम के भंडार, यानी वर्ल्ड की भविष्य की नई मुद्रा। जिस प्रकार दुनिया ने एक बार यूरेनियम के लिए लड़ाई लड़ी थी, आने वाले समय में जो लड़ाइयां लड़ी जाएंगी वो लिथियम के लिए लड़ी जाएंगी। उदाहरण के रूप में अगर मालूम हो तो अमेरिका ने हाल ही में ग्रीनलैंड को ऑफर दिया था कि अगर बिकना चाहते हो तो आ जाओ। क्यों ऑफर दिया था? क्योंकि पता था अमेरिका को कि बेटा तुम जो हो वो लिथियम के भंडार हो, आने वाले समय में रेयर अर्थ मेटल की लड़ाइयां होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब भविष्य के अंदर जो बैटरीज का निर्माण होगा वो रेयर अर्थ मेटल से ही होगा। अभी भी होता है, लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है आपकी गाड़ी में या फिर आपके मोबाइल में, तो वो लिथियम आयन बैटरी रेयर अर्थ मेटल जहां मिल रही है वो देश अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है। तो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, इवन बोलीविया के साथ तो भारत ने व्यापार भी कर लिया है, और भारत ने व्यापार करके यहां से मंगाई हुई लिथियम को गुजरात के अंदर अभी एक रिफाइनरी के माध्यम से रिफाइन भी किया जा रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सब बातें हैं जो आपको यहां से पता होनी चाहिए, कुछ तथ्यात्मक बातें और साथ में ऐसी बातें जो शायद सुनने में आपको थोड़ी फनी लगे। तो आपके सामने फनी बातों में से सबसे पहली बात तो ये है कि साहब, मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे जो हमारे, जैसे मतलब मेरी बच्ची, उसको पता होगा कि भाई दुनिया का जो फ्रेश वाटर है वो अमेजन के पास है, 6% ऑफ एरेबल लैंड इनके पास है, 25% ग्रेजेबल लैंड है। ये कुछ फन फैक्ट्स हैं। फन फैक्ट्स का मतलब कि हाँ, ये तथ्य याद करके आप इंप्रेशन झाड़ सकते हैं, खुश हो सकते हैं, एक दूसरे को चिढ़ा सकते हैं टाइप से। ठीक है ना, वैसी चीजें आपके सामने यहां पर मैंने बता दी हैं। तो उम्मीद है आप सभी साथियों ने बहुत बढ़िया से साउथ अमेरिका की यात्रा कर ली होगी, और किसी भी प्रकार की उनको अभी तक की यात्रा में असुविधा नहीं होगी। और अगर अभी से अभी तक असुविधा चल रही है तो आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे ऊपर सब छोड़ दें, क्योंकि रिवीजन भी मैं आप लोगों का बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा। ठीक है, अब हम यात्रा यहां से आगे करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका की, जहां से आए कौन? डोनाल्ड ट्रंपवा और बाइडेनवा। बाइडेनवा जो है वो वर्तमान में वहीं से आकर के दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं। तो चलिए हम भी आपको लिए चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर। आपसे सिंपल सा सवाल रहेगा, मुझे केवल इतना बता दो कि नॉर्थ अमेरिका में कुल कितने देश हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा कि नॉर्थ अमेरिका में, कुछ ने लिखा 3, गलती उनकी भी नहीं है जो 3 लिख रहे हैं। क्योंकि उनको दिखते ही 3 है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, है कि नहीं? दिखते ही उनको 3 है।
ठीक है, कुछ लोग तो बता रहे हैं कि सर यूएस के अंदर 50 हैं। नहीं भाई, देखिए अगर मैं ऑफिशियली स्टेटमेंट दूं आप लोगों को, जो दुनिया मानती है या यूएन मानता है, यूएन मानता है कि यहां पर 23 देश हैं, 23 देश हैं। तो फिर बोले बाकी क्या है? यूएन मानता है तो और चीजें क्या हैं? और जो जगह है वो प्रोटेक्टरेट हैं। प्रोटेक्टरेट का मतलब क्या होता है? उन जगहों को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है से मतलब हुआ कि हाँ भाई ये भविष्य के काम आने वाली जगह रहेंगी। ठीक है, तो वो प्रोटेक्टरेट कहलाती हैं कि इन क्षेत्रों के ऊपर मतलब एक प्रकार से अन्य देशों का कब्जा है। जैसे एंगुला नामक एक स्थान है जिसके ऊपर यूके का कब्जा है। बरमूडा नामक स्थान है जिसे आप बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, उस पर यूके का कब्जा है। ठीक है, ऐसे एक वर्जिन आइलैंड है, उस पर यूके का कब्जा है। ऐसे एक केमैन आइलैंड है, उस पर यूके का कब्जा है। यानी कि टेरिटरीज हैं। केमैन आइलैंड तो अगर आपको मालूम हो तो इंडिया में काफी ज्यादा सेंसिटाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर वहां से ये बात बताई जाती है कि इंडिया में जो व्यापार हो रहा है वो केमैन आइलैंड के माध्यम से हो रही है। ऐसे प्यूर्टो रिको नामक स्थान, जहां पर मैंने आपको एक बार बताया था कि सबसे बड़ी वो लगी हुई है, ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, अब तो उसकी जगह दूसरी जगह आप ले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास ले गए हैं, तो वो प्यूर्टो रिको वो यूएस के कब्जे में है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जो अन्य देशों के कब्जे में हैं उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अलावा कुल मिलाकर के 23 देश हैं। कितने देश हैं? 23 देश हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपके सामने एक बार के लिए नॉर्थ अमेरिका का शुभारंभ कर देते हैं। हाँ, एरे रेडियो वहां पर लगा हुआ है। हम लोगों ने भी एक चीज की चालाकी चली, और वो क्या है? हमने दिखाया ही आपको 3 देश, कनाडा दिखाया, यूएस दिखाया और मैक्सिको दिखाया। हमने और देश दिखाए ही नहीं, जबकि टेक्निकली यहां भर भर के देश हैं। कौन से देश हैं? ये सारे के सारे कैरेबियन कंट्री। वास्तविकता में इनको लोग अमेरिकी नहीं कहते, इनको कैरेबियन कंट्री कहते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज वाले आते हैं तो अगर वो अपने आप को कहें कि जैसे अपन इंडियंस हैं, तो इंडियंस को बाहर कहा जाता है एशियन। एशियन ब्रीड के लोग हैं अपन लोग ना, एशियन क्षेत्र के लोग हैं। यहां पर ओशिनिया के पूरे क्षेत्र के लोग कहलाते हैं ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, ये सब की सब अफ्रीकन कहलाते हैं, चाहे कोई सी भी देश से आया हो। लेकिन इनको अमेरिका वालों ने, ये जो बड़े 3 देश है ना जिन्होंने लगभग 89% जो एरिया घेरा हुआ है, ये लोग इन छोटे मोटे देशों को कोई इज्जत ही नहीं देते। और इन्हें इज्जत नहीं देते इस कारण से इन्हें अलग नाम से पहचाना जाता है, दैट इज कैरेबियन कंट्री। आपने कभी इनको अमेरिकन कंट्री के नाम से सुना हुआ नहीं मिलेगा। इनको कैरेबियन कंट्री कहा जाता है, चाहे वेस्ट इंडीज हो, बहामास हो, है ना, ये जितनी भी जगह हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को मेरे प्यारे साथियों किस नाम से जाना जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब बात की जाए यूनाइटेड स्टेट्स की। अब देखिए, ये आपको एक बात, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स तो इसका एक हिस्सा है। अच्छा, जब आप लोगों ने सबसे पहले जीके पढ़ना शुरू किया होगा, तो जो सबसे पहली चीज आप लोगों को परेशान की होगी, मतलब जीके पढ़ना आज से नहीं, बहुत पहले जब आपने शुरू किया होगा, कि ये अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में अलग कौन है ना? अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये कंफ्यूजन था। आज भी किसी छोटे बच्चे को अगर आप बताते हो कि नॉर्थ अमेरिका अलग है और अमेरिका अलग है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके नाम में भी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नाम में भी अमेरिका, साउथ अमेरिका के नाम में भी अमेरिका। और इवन जब तक आप इवन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी अगर आप रहे हो तो भी आपको बड़ी मुसीबत रही होगी। मैं आपको बता दूं साथियों कि ये अमेरिका शब्द कैसे आया। ये अमेरिका शब्द आया था एक इटली के व्यक्ति के कारण, और वो इटली का व्यक्ति था जिसका नाम था अमेरिगो वेसिपुकी। अमेरिगो वेसिपुकी, तो इस अमेरिगो के चक्कर में अमेरिका हो गया। अमेरिका के अमेरिगो की वेसिपुच्ची, है ना? है ना? तो भैया ये अमेरिगो हो गया। तो ये अमेरिगो से अमेरिका बना है, इटली का था। इटली के जो लोग हैं वो सामान्यतया लैटिन भाषा बोलते हैं। जब आप छोटी क्लासों में थे तब इस लैटिन का भी खूब मजाक बनाया करते थे, क्योंकि किताबों में कई जगह लिखा आता था लैटिन भाषा में इसको यूं बोला जाता है। ओहो, पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे, क्योंकि उस समय का यही नॉनवेज जोक हुआ करता था, है ना? हाँ, मतलब उस समय का यही नॉनवेज जोक हुआ करता था छोटे बचपन में जब अपन पढ़ते थे। देख इसमें क्या लिख रहा है, देख इसमें क्या लिख रहा है, क्योंकि उस समय इसमें से ही हमारा जो है ना बढ़िया वाला एकदम फिरोमोन स्रावित हो जाया करते थे अपना, है ना? डोपामाइन का जो स्राव है इसी से हो जाया करता था। ठीक है, लेकिन बड़े हो गए तो मतलब ठीक है, डोपामाइन का लेवल अलग अलग होता चला गया। तो लैटिन जो शब्द है इसी कारण से
इन देशों को, विशेष रूप से अमेरिकी देशों को, लैटिन अमेरिकी देश भी कहते हैं। और चूंकि सबसे ज्यादा इटालियंस जो थे वो साउथ अमेरिका में आकर के बसे, इसलिए साउथ अमेरिका को आप लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। आपने कई बार सुना होगा लैटिन अमेरिकी कंट्री कहलाते हैं, है ना। तो लैटिन अमेरिकी इनको क्यों कहते हैं, और विशेष रूप से ये कंट्री जो यहां पर ये फ्रेंच गुयाना वगैरह ये जो क्षेत्र हैं, इनको लैटिन अमेरिकी कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर इटालियंस लोगों ने सबसे ज्यादा खोजें की थी। हर चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। आ गई बात समझ में? अच्छा, तो एक बार के लिए मैं आपको वो मैप दिखाता हूं जिसमें आपको दुनिया के और देश भी दिखेंगे, हालांकि पूरे तो नहीं दिखेंगे, फिर भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे जब हम देखते हैं तो ये देखिए आपके सामने एक चीज दिखाई दे रही है। आप में से अधिकांश विद्यार्थियों को मैंने ये तो पढ़ाया हुआ है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क कहां पर है? तो आप नॉर्वेजियन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखते हैं आप उसे, है ना, यूरोप में है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल है कि ये डेनमार्क के अधीन है, तो आप बताएं ये यूरोप के अधीन है, ये यूरोप है, या ये नॉर्थ अमेरिका है? बताइए, ये यूरोप है कि नॉर्थ अमेरिका है? ग्रीनलैंड कहां पर है, यूरोप में कि नॉर्थ अमेरिका में? क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में है ना। तो अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हुए, कम नहीं है, लगभग 40% लोग कंफ्यूज हैं, है ना। तो इसका आंसर समझ लीजिए बेटा, जो जिस कॉन्टिनेंट में है वो उसी का कहलाता है। ऐसे थोड़ी है, अभी थोड़ी देर पहले देखो आपने क्या पढ़ा था, आपने एक देश पढ़ा हुआ था यहां पर, याद होगा आपने फ्रेंच गुयाना पढ़ा हुआ था, याद है? फ्रेंच गुयाना पढ़ा था अपन ने। फ्रेंच गुयाना के ऊपर कब्जा किसका है? फ्रांस का। लेकिन ये थोड़ी कि ये यूरोप है। आपने इसको किस में पढ़ा? साउथ अमेरिका में पढ़ा। एग्जैक्टली ऐसे ही जो ग्रीनलैंड है ये हिस्सा भले ही डेनमार्क का हो, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हिस्सा भले ही डेनमार्क का हो, लेकिन डेनमार्क का हिस्सा होने के बावजूद भी आप इसे क्या कहेंगे? नॉर्थ अमेरिका कहेंगे। क्लियर? तो ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। अच्छा, इसी के साथ में अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा हो तो ये जो यूएस है ये दो भागों में बटा हुआ है। कैसे? इधर देखिए, आपको यहां पर एक लाइन दिखाई दे रही है और हल्का सा लाइट कलर दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र का नाम है अलास्का। अलास्का, ये अलास्का पहले अमेरिका का नहीं हुआ करता था। ये अलास्का पहले हुआ करता था रशिया वालों का। किसका हुआ करता था? रशिया वालों का। और रशिया वालों ने से अमेरिका के एक विदेश मंत्री हुआ करते थे सीवर्ड के नाम से। सीवर्ड के नाम से अमेरिका के एक विदेश मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने रशिया से इसे परचेज किया था। जब परचेज किया था तब यहां पर भयंकर बर्फ जमी हुई थी। जब परचेज किया था तो यहां पर भयंकर बर्फ जमी हुई थी। तो उन विदेश मंत्री के चुनावी क्षेत्रों में खूब विरोध हुआ यूएस के अंदर कि क्या आदमी है, इसने ऐसी जगह खरीद ली जो केवल बर्फ है, और उसे पागल करार दे दिया। इसलिए इस अलास्का का दूसरा नाम है सीवर्ड फॉली। सीवर्ड फॉली, इसे सीवर्ड फॉली के नाम से भी जाना जाता है। फॉली की स्पेलिंग क्या होती है यार? FOLLY, फॉली। हाँ, सीवर्ड फॉली, ठीक है ना। तो इसे भूल कहा जाता था सीवर्ड की, लेकिन बाद में ये भूल जो है ये अमेरिका के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि आज यहां पर बहुत बड़ी संख्या में मिनरल्स पाए जाते हैं। हाँ भाई, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले वो अलास्का में ही स्थित है। माउंट मैकिनले जो है वो अलास्का में ही स्थित है। क्लियर? तो ये अलास्का का सिग्निफिकेंस अपन ने देख लिया। इसके साथ साथ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कनाडा। कनाडा जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा, कौन से अमेरिका का? नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इधर की तरफ है मैक्सिको। हाँ जी, हाल ही में हमने आपको पढ़ाया है 69वीं या 67वीं कौन से नंबर की मिस वो बनी है, मिस यूनिवर्स? क्या नाम है? कौन सी मेजा है? मजा है कि मेजा है? क्या नाम है? मेजा, है ना।
तो एंदिरजा मेजा ये यहीं से अभी मैक्सिको से ही निकल करके आई हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा और मैक्सिको ये लगभग पूरे की पूरे नॉर्थ अमेरिका का 79% बनाते हैं, ग्रीनलैंड को हटा करके। ग्रीनलैंड के हटाने के बाद में ये इस्थमस भी काउंट करना पड़ता है। ये इस्थमस जो कनेक्ट कर रहा है साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से, इसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं यहां पर, जो आपके सामने इधर से दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा कैरेबियन पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप इससे अंदाजा लगाइए, क्यूबा, जमैका, केमेंस आइलैंड, बाहामास, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, और देखो कितने छोटे छोटे से हैं। ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं जिस पर किसी ना किसी का कब्जा है, जिसका नहीं है वो देश अकेले स्वतंत्र हैं। डोमिनिका, बारबाडोस, सेंट ल्यूसिया, ग्रेनेडा, ये सब देश हैं। मतलब ऐसे ही देशों पर जाकर के कैलाशा नामक संत नित्यानंद ने भी शायद कोई देश बनाया है, याद है ना, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, है ना। जानते हैं कोई उनके बारे में? स्वामी नित्यानंद, भारत से फरार और अपना देश और अपना RBI बनाने वाले। तो भाई इतने छोटे छोटे से आइलैंड है तो खरीद लिया होगा कोई आइलैंड, क्लियर। अच्छा ये सारे के सारे देखो, हैती, सेंट डोमिनिको, प्यूर्टो रिको, अगर आप देखें तो इनके ब्रैकेट में छोटे छोटे देशों के नाम लिखे हुए हैं, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, फ्रांस, इन सबको किसी ना किसी ने परचेज किया हुआ है। मेवेसा, US, यानी कि इन सबके ऊपर कब्जा किया हुआ है। यानी कि अधिकांश, मतलब इसी कारण से ये सारी की सारी भीड़ में से अगर मैं देश निकालने बैठूं छांट करके, तो कुल मिला के 23 देश निकल के आते हैं। आ गई बात समझ में? उनमें से ये कैरेबियन वाले तो हटा दो, ये कैरेबियन की भीड़ भाड़ हटा भी दो, तो उन 3 उसमें से फिर ये देश भी हैं। इंडिया ने नहीं किया हुआ है बेटा, इंडिया तो खुद गुलाम रहा है। हाँ जी, इधर देखिए कुछ देशों के अंदर, यहां पर देखिए पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और बेलीजा, है ना। तो ये सारे के सारे देश हैं जो कि इस्थमस में स्थित हैं। इस्थमस बोले तो जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाला रास्ता है उसमें है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, ऐसे ही कैरेबियन समझ में आ गया होगा, तो कैरेबियन और आपको ये 2 बातें समझ में आई होंगी। कल इससे आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। यहां से आगे आपको ये सारे ओशियन, सारे कंट्री, ये सब एक बार याद करवाए जाएंगे। इवन ये भी याद करवाऊंगा आपको कि इनमें कौन कौन से कंट्री बैठे हुए हैं इस इस्थमस के अंदर, ठीक है बेटा। तो कल का सेशन आपका इंतजार रहेगा। साउथ अमेरिका का कंटेंट जो है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको अभी शेयर कर देता हूं, है ना। इसके ऊपर अभी आपको मिल जाएगा, आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप कनेक्ट कर जाइए और आपको मैं सारा की सारा कंटेंट यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। तो जिस प्रकार से आज सुबह आप 6:45 के शो में RNA के अंदर उपस्थित थे, कल भी आप सबकी उपस्थिति बनी रहे ऐसा मैं आशा करता हूँ, है ना। और उसे अपन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और रियल न्यूज का एनालिसिस जो होता है उसे लोगों को अवगत कराएं वाईफाई स्टडी 2.0 पर, ठीक है। आज आप लोग 11,000 में कुछ ही कम बचे थे, तो कल उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को और अवेयर करेंगे और क्लास में उपस्थित होंगे, ठीक है। रेफरल कोड अंकित 10 यूज करिए और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% डिस्काउंट प्राप्त करिए, ठीक है। कैसे परचेज करना है, इसके लिए केवल इतना सा काम आपको करना है कि गोल वाले ऑप्शन में पहुंच जाइए। आपने तो ऑलरेडी आप गोल में एंट्री कर चुके हैं, तो बस गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। कोई भी दिक्कत आए तो ये जो टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है इसके डिटेल में चले जाइएगा, आपको कुछ वहां पर कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, उन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।